कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। जोहार। कृषि दर्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान मन हम हके रोमनकर जत्रु भाई और मैं हूँ रुमकी। हाल समाचार बहुत बढ़िया और उम्मीद करते हैं कि हमारे किसान भाई जो हमसे जुड़े रहते हैं वो भी काफ़ी बढ़िया होंगे और नई नई जानकारी पाने के लिए बिल्कुल बेचैन होंगे। एकदम तो आओ किसानों हमारे मन देखिला सबको मिलजुल के कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है और अब राज्य के सभी किसानों को ईद की मुबारकबाद। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। लोहरदगा में स्थापित किए जाएंगे प्रखंड स्तरीय कृषि उपकरण बैंक। पलामू में होगा पशुपालन मित्रों का चयन। बरसात में भिंडी के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं पूसा सावनी। और अब समाचार विस्तार से। वित्तीय वर्ष 2013-14 में जिला भूमि संरक्षण विभाग द्वारा लोहरदगा में कृषि यंत्रीकरण प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत प्रखंड स्तरीय कृषि उपकरण बैंकों की स्थापना की जाएगी। इस योजना से लाभ के लिए स्वयं सहायता समूह, निबंधित NGO, सहकारी समिति, जल छाजन समिति, कृषि विज्ञान केंद्र और बीज ग्राम आवेदन दे सकते हैं। इच्छुक संस्थाएं लोहरदगा समाहरणालय परिसर स्थित जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी के कार्यालय में 30 जुलाई से 5 अगस्त 2014 के बीच अपना आवेदन दे सकते हैं। जिला पशुपालन विभाग पलामू द्वारा जिले के इंटरमीडिएट पास ग्रामीण बेरोजगार युवकों को पशुपालन मित्र के रूप में चुना जाएगा और उन्हें पारा वेटनरी का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद ये ग्रामीण स्तर पर पशुपालन सेवाएं, टीकाकरण और पशु सर्वे का काम करेंगे। प्रशिक्षण के लिए वैसे आवेदकों का चयन किया जाएगा जिनकी उम्र 28 से 40 वर्ष के बीच हो और वो इंटरमीडिएट उत्तीर्ण हो। आवेदन पत्र जिला पशुपालन पदाधिकारी से प्राप्त किए जा सकते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 14 अगस्त 2014 है। अपने राज्य में बड़े पैमाने पर अम्लीय मिट्टी वाले खेत हैं। किसान भाई अम्लीयता के उपचार के लिए साल में एक बार अम्लीय मिट्टी वाले खेत में चूना या डोलोमाइट जरूर मिलाएं। किसान भाई आप अपने अम्लीय मिट्टी वाले खेत के उपचार के लिए चूना या डोलोमाइट मिलाएं तो कृषि वैज्ञानिकों के सलाह पर ही प्रति हेक्टेयर के लिए निर्धारित मात्रा का उपयोग करें। ये मात्रा कितना हो और इसे किस प्रकार खेत में मिलाएं, आइए जानते हैं कृषि वैज्ञानिक से। चूना पदार्थ का अगर हम प्रयोग करते हैं, अगर लाइन सोइंग में करते हैं तो उसमें 3 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दर से डालना चाहिए। अगर हम उसको ब्रॉडकास्टिंग करते हैं तो उसमें हम 4 क्विंटल के दर से डालना चाहिए। इसमें जो चूना पदार्थ है, चूना डाल सकते हैं या डोलोमाइट डाल सकते हैं या बेसिक स्लैग। जो डोज है 3 क्विंटल लाइन सोइंग है और ब्रॉडकास्टिंग अगर पूरा मिलाते हैं तो 4 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दर से सालाना एक साल में एक बार उसको डालते हैं। जो किसान इस मौसम में सब्जी फसल भिंडी की खेती करना चाहते हैं वो इससे बेहतर उत्पादन के लिए झारखंड राज्य के लिए अनुशंसित प्रभेदों का चयन करें। ये प्रभेद कौन कौन से हैं, आइए इस संबंध में जानते हैं अपने कृषि विशेषज्ञ से। किसान भाई अगर बरसात के दिन में अगर भिंडी का खेती करना चाह रहे हैं तो उसके लिए उपयुक्त किस्म है पूसा सावनी, अर्का अनामिका, अर्का कोमल, अर्का सावनी। ये वैरायटी उपयुक्त है। और परवनी क्रांति जो सबसे फेमस वैरायटी है, इसका उपज बहुत अच्छा मिलता है और किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलता है। किसान भाई कृषि उपकरण डच हो की मदद से खेतों में नाली खोदने, मेड़ बनाने और फसलों की निकाई गुड़ाई करने का काम कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 12 से 15 डेसिमल प्रतिदिन है। आइए जानते हैं आज के लिए क्या है कृषि वैज्ञानिक की विशेष सलाह। अभी के मौसम में सूकरों को 3 प्रकार की बीमारियां होती हैं: स्वाइन फीवर, अंतःकृमि रोग और खान पान से होने वाले रोग। सूकर पालक अपने सूकरों को स्वाइन फीवर से बचाने के लिए अविलंब टीकाकरण कराएं। अंतःकृमि से बचाव के लिए एल्बेंडाजोल या बेंडेंडाजोल दवा दें। इसके अलावा आहार जनित रोग से बचाव के लिए सूकरों को फंगस युक्त खाना बिल्कुल ना दें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर।
आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2300 रुपये से 2400 रुपये, चावल मध्यम 2500 रुपये से 2600 रुपये, चावल उत्तम 3500 रुपये से 3600 रुपये, गेहूँ 1600 रुपये से 1700 रुपये, चना 3300 रुपये से 3400 रुपये, दाल अरहर 6100 रुपये से 6200 रुपये, दाल मसूर 5500 रुपये से 5600 रुपये, दाल चना 3700 रुपये से 3800 रुपये, सरसों तेल 8500 रुपये से 9000 रुपये, चीनी 3400 रुपये से 3460 रुपये, आलू 1200 रुपये से 1300 रुपये और प्याज 1400 रुपये से 1500 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। अभी आपने देखा कृषि समाचार, जिसके तहत बहुत सारी जानकारी हमने आपको दिला दी। मौसम कर जानकारी ले ली हमरे मन, बाजार भाव के जान ली किसान मन, और देखो हमरे मन बहुत बढ़िया सारा तकनीक मन के भी जान ली। अब आगे कार्यक्रम के हमरे मन जरूर लेगब, लेकिन उकर से पहले छोटा सा विराम ले लेते हैं। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। और देखो कार्यक्रम में हमरे मन बढ़िया जानकारी लेके आए किसान मन और खातिर। जो आज की हमारी पहली वाली जानकारी वो ये है कि धान के विषय में, कि धान का जो हम लोग चुनाव करते हैं और उसका जो नियंत्रण करते हैं कीटों से, वो कैसे करें। और जिस तरह से पर्यावरण बहुत चेंज हो रहा है, मौसम चेंज हो रहा है, उस परिवर्तन भरे मौसम में किस तरह से हम अच्छे से धान की खेती कर सके, इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। किसान मन खास करके हमरे मन जे खेती करेला, 3 तरह कर जे हमरे मन कर खेत है, खास कर जे टाड़ है, टाड़ जे खेत है ओकर में हमरे धान कर अगर खेती करत ही तो इकर में अगर हमरे मन का कीड़ा लग जाते, पिलवा लग जाते, तो इकर कैसे हमरे मन कीट व्याधि का नियंत्रण हमरे मन कैसे करब, तो ये जानकारी बिल्कुल आज हम जल्दी से देंगे। और हमारे विशेषज्ञ हैं धर्मा उरांव जी, आओ हमरे मन फटाफट जानकारी कर लो थी। आज हमारे साथ है धर्मा उरांव जी, जो कि पौध प्रजनन विभाग से ताल्लुकात रखते हैं। और आज हमारा जो टॉपिक है किसान भाई, जिसमें हम आपको बताएंगे कि जैसे कि आप जानते हैं कि बारिश का मौसम चल रहा है और बारिश के मौसम में ऊपरी, निचली और ज़मीन में जो है हम जो है फसल की जो है पैदावार करते हैं। तो
तो हम आपको याद ये बताने के लिए आए हैं कि ऊपरी ज़मीन में अगर हमारे किसान भाई अगर पौधा अगर रोपण करते हैं तो उसमें कौन कौन से कीट व्याधि नियंत्रण हम करेंगे, उसके बारे में आपको विशेष जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं धर्मा उरांव जी। जैसा कि अभी मैंने बताया कि हमारे किसान भाइयों को कि उचली और निचली ज़मीन में ज़्यादातर हम जो है पौधा रोपण करते हैं या फसल को उगाते हैं, तो उसमें जो है कितने तरह के कीट होते हैं और वो लगते हैं, उसके बारे में बताइए, और वो कैसे लगते हैं उसके बारे में हमें बताएं। तो धान की खेती 3 तरह की ज़मीन में होती है। एक तो ऊपरी ज़मीन जिसको हम लोग 3 नंबर के खेत दोन कहते हैं, और एक मध्यम ज़मीन जिसको 2 नंबर खेत कहते हैं, और 1 नंबर खेत जो निचली ज़मीन होती है उसमें कहते हैं। तो धान मुख्यतः हमारा के 3 तरह के ज़मीन में होती है। तो ऊपरी ज़मीन में धान की खेती का क्या महत्व है, क्योंकि देखिए हमारे देश में 45 मिलियन हेक्टेयर में धान की खेती होती है और इसकी उपज क्षमता करीब हमारा 93 मिलियन टन अभी तक पैदा हुई है। और हमारे झारखंड में खासकर 15 लाख हेक्टेयर में धान की खेती होती है और ये धान खाद्यान्न का हमारे झारखंड के लिए मुख्य फसल है। और इसकी उपज क्षमता करीब आपको 15 से 16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, जो कि अन्य राज्यों की तुलना में हमारे यहाँ धान की उपज की बहुत कम है। मुख्य रूप से ऊपरी ज़मीन जिसमें हम लोग बोलते हैं 3 नंबर खेत में धान की फसल की पैदावार करते हैं। तो इसमें किसान भाइयों को सबसे बड़ी बात होती है कि जो सबसे हम लोग जो झारखंड जो जितने भी किसान हैं वर्षा आधारित धान की खेती करते हैं, इसलिए हम लोग 3 नंबर खेत में ज़्यादा धान की मात्रा पैदा करते हैं। कौन कौन से ऐसे किस्म होते हैं जो ऊपरी ज़मीन पर हमारे किसान भाई जो धान लगाते हैं, उसके बारे में बताएं। तो सबसे पहले देखिए हम लोग ऊपरी ज़मीन में 2 तरह से धान लगा सकते हैं। एक तो हम लोग छिटवा विधि बोलते हैं, जिसको डायरेक्ट हम लोग सोइंग करते हैं, धान के छीट देते हैं, और दूसरी होती है हम लोग रोपाई विधि से। तो दोनों तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो इसमें कुछ किस्म है जो कि हम लोग ऊपरी ज़मीन के लिए खास अनुशंसित है, जैसे आपका अभिषेक हुआ, अंजलि हुआ, वंदना हुआ, CR40 हुआ या नवीन हुआ। ये सब धान क्या है, इसको हम लोग डायरेक्ट मतलब बुनाई कर सकते हैं या इसका नर्सरी लगा के भी इसका हम लोग रोपाई कर सकते हैं। पौधशाला अगर हमारे किसान भाई बनाना चाहते हैं या करना चाहते हैं तो उसको किस तरीके से करेंगे, उसके बारे में बताएं। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर हम लोग धान की रोपाई करना चाहते हैं तो किसान भाइयों को उसके लिए एक नर्सरी तैयार करते हैं या पौधशाला हम लोग बोलते हैं। तो पौधशाला तैयार करने से पहले किसान भाइयों को हम लोग कहते हैं कि बीज का उपचार करना है। तो बीज का उपचार करने के बाद, तो बीज उपचार करने के लिए हमारे यहाँ कार्बेंडाजिम एक दवा आती है या बेवेस्टिन एक दवा आती है। 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से हम लोग धान के बीज को 12 घंटा भिंगा देते हैं। 12 घंटा भिंगाने के बाद उस धान के बीज को छान लेते हैं। छानने के बाद एक जूट की बोरी होती है, जूट की बोरी को भिंगा के उसमें धान को रख देते हैं। फिर प्रति किलो बीज के हिसाब से 2 ग्राम दवा डाल देना है, बेवेस्टिन या कार्बेंडाजिम, और उसको अच्छी तरह से मिला के उसको छाया में रख देना है अंकुरन के लिए। उसके बाद फिर हम लोग जहाँ पौधशाला तैयार करते हैं, जहाँ भी हम लोग पौधशाला करते हैं, पानी के नज़दीक थोड़ा सा रहना चाहिए ताकि सिंचाई की आवश्यकता हो वहाँ पर करें। तो इसके लिए हम लोग 2 से 3 जोताई पहले कर लेते हैं। उसमें गोबर की खाद अच्छी दे देते हैं, कुछ यूरिया या DAP पोटाश की मात्रा मिला देते हैं। और वो जहाँ भी पौधशाला बनाए थोड़ा ज़मीन से ऊँचा होना चाहिए, और बीच में नाली की भी आपका व्यवस्था होना चाहिए ताकि अधिक बारिश होता है तो नाली के थ्रू हम लोग पानी निकाल दें। और जैसे भी आपका अंकुरन होने लगता है धान का जो बीज उपचारित है, उसको हम लोग खेत में डाल देते हैं बराबर मात्रा में। अगर लाइन से डाल सकते हैं तो और अच्छी है, लेकिन बराबर मात्रा में गिराते हैं तो फिर उसमें अच्छी अंकुरन होती है और उसको समय पे हम लोग उसका रोपाई कर सकते हैं। हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि अगर हमारे किसान भाई, खासकर हम बात कर रहे हैं धान की, तो अगर धान की खेती करते हैं तो उसके बीज दर कितनी होनी चाहिए और दूरी उनकी क्या होनी चाहिए अगर वो लगाते हैं, तो उसके बारे में बताएं। चूँकि देखिए हम लोग 2 तरह से करते हैं। अगर बहुत ऊंची ज़मीन है तो उसमें हम लोग सीधी बुआई कर सकते हैं। तो सीधी बुआई में बीज की हम लोग डायरेक्ट मतलब बुआई करते हैं, हाथ से बुआई करते हैं। तो इसकी बीज मात्रा हम लोग 80 से 100 किलो प्रति हेक्टेयर रखते हैं। अगर हम उसकी रोपाई करते हैं तो हम लोग 40 से 50 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम लोग उसको बीज का नर्सरी तैयार करते हैं। और नर्सरी तैयार करने के बाद सबसे बड़ी होती है कि हम लोग सीधी बुआई में तो लाइन से लाइन मेंटेन नहीं कर सकते हैं या पौधा से पौधा मेंटेन नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर लाइन रोपाई करते हैं तो उसमें हम लोग पौधा से पौधा और कतार से कतार की दूरी मेंटेन करते हैं। तो हम लोग 25 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी और 15 सेंटीमीटर पौधा से पौधा की दूरी रखते हैं। तो ये धान के लिए बहुत अच्छी होती है। अब हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि अगर हमारे भाई ये किस्म लगाना चाहते हैं तो उसका उचित समय क्या है, उसके बारे में बताएं। तो ये लगाने का समय सबसे पहली बात है, किसान अगर धान लगाने हैं तो जैसे प्रथम जून या मई के लास्ट में अगर बारिश होती है तो उसी खेत जहाँ से भी आपको बीज उपलब्ध होता है, बीज उपलब्ध करा के आप लोग नर्सरी
जल्दी से कर दे, ताकि उसको हम लोग समय पे कम से 20 से 25 दिन तक उसका रोपाई हम लोग कर सके। अगर हमारे किसान भाई पौधशाला की देखरेख अच्छी तरह से नहीं करेंगे और बीजोपचार सही तरीके से नहीं करेंगे धर्मा जी, तो अच्छी फसल या अच्छी उपज हमें नहीं मिलेगी। तो अगर हम पौधशाला की अगर देखरेख करनी चाहें तो वो किस तरीके से करेंगे और क्या क्या उपाय होगा उसके बारे में बताएं। तो देखिए, सबसे बड़ा पौधशाला का प्रबंधन हमको बहुत ज़रूरी है। अगर पौधशाला लगाने के बाद क्या होता है, जैसे अंकुरन होती है तो पौधे की पत्ती बहुत कोमल होती है, तो उसमें बहुत सारा कीट पतंग उसमें आक्रमण कर देते हैं। तो सबसे बड़ी बात होती है कि हम लोग पौधशाला से ही नर्सरी का पौधा का हम लोग उसका रक्षा करें। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कार्बाफुराडोन 3G जिसको बोलते हैं, उसको 250 ग्राम 100 मीटर स्क्वायर में उसको हम लोग छिड़काव कर देते हैं, ताकि कोई किसी तरह का भी कीट होती है या दीमक का प्रकोप होता है वो वहीं पे मर जाती है और हमारे पौधा स्वस्थ होती है। तो नर्सरी स्टेज में हम लोग यहाँ पे इसको हम लोग रोकथाम कर लिए। जाते जाते हम आपसे ये भी ज़रूर जानना चाहेंगे कि अभी हमने कीट के बारे में हम अभी आपने चर्चा की, तो कौन कौन से कीट हैं जो खासकर ऊपरी धान में जो लग जाते हैं, उसके बारे में बताएं। तो सबसे बड़ी बात है कि हम लोग कीट व्याधि नियंत्रण करते हैं, रोग नियंत्रण करते हैं। तो हमारे फसल जो खासकर धान, ऊपरी ज़मीन में धान होती है, तो इसमें मुख्य रूप से फसल जो धान में होती है, आपको एक तना छेदक कीड़ा बोलते हैं हम लोग, जो कि धान के बढ़ने के, धान लगाने के बाद 30 या 40 दिन के बाद उसके तना को कट कर देती है, जिससे तना गिरने लगती है। तो ये तना छेदक कीड़ा इसको बोलते हैं। इसको रोकथाम के लिए हम लोग थाइमेट का प्रयोग करते हैं या मोनोक्रोटोफॉस 2 ml प्रति लीटर वाटर में पानी में घोल के उसको हम लोग छिड़काव कर देते हैं, तो वो मर जाता है। ये बहुत भी बड़ा आक्रमण करता है तना छेदक, इसलिए समय पर इसका रोकथाम करना जरूरी है। इसके बाद जैसे ही हम लोग धान में गाभा आ जाता है या धान में फ्लावरिंग हो जाती है, तो एक गंधी नामक कीट होती है जो गंध टाइप की महकती है। ये जब धान के बाली में जब दूध भरने लगता है तो उसके रस को चूस लेता है, जिससे क्या होता है, हमारे जो धान का जो बाली होता है उसमें अनाज नहीं भरता है और वो मतलब खखरी हो जाती है। तो इससे बचाने के लिए हम लोग क्या, क्विनोलफॉस एक दवा आती है जो पाउडर फॉर्म में रहती है, उसको 25 किलो क्विनोलफॉस मतलब 2.5 एकड़ में अगर छिड़काव कर दे, सुबह के टाइम में पाउडर को छिड़काव कर दे, तो इसे हम लोग रोकथाम आसानी से कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि हमारे धर्मा उरांव जी ने आपको कितनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। उन्होंने कितनी अच्छी धान के बारे में बताया कि अगर आप ऊपरी ज़मीन पर अगर धान फसल की जो है अगर बुआई करते हैं तो और किस तरीके से करेंगे उसके बारे में उचित प्रबंधन भी आपको बताया। आशा करते हैं कि इस जानकारी से आप ज़रूर लाभान्वित हुए होंगे। जाते जाते धर्मा उरांव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी दी हमारे किसान भाइयों को। धन्यवाद किसान भाइयों के लिए। बड़ा नगद जानकारी। जी हाँ, बहुत उम्दा जानकारी रहा, क्योंकि धान जो हमारा मेन एकदम फसल है, साल भर कर खेती है भाई। साल भर कर खेती में हमारे मन कोनो किस्म कर कमी बेसी होवे के नहीं देवे चाहिए हमारे मन। तो किसान में देखो हमारे मन दोसर जानकारी जरूर मन के देव, लेकिन छोटा सन विराम करवा दे। प्रणाम मास्टर जी। हाँ, प्रणाम प्रणाम। क्या बात है बिरजू, बहुत उदास नजर आ रहे हो। हाँ, शहर कमाने जा रहा हूँ, नहीं तो खाऊंगा क्या। मगर तुम्हारे पास तो काफी जमीन है। मगर सब बेकार मास्टर जी। बरसात में भगवान भरोसे थोड़ा बहुत खेती हो जाता है, बाकी दिन तो खेत पड़ती ही रहता है ना, और खेतों को तो भरपूर पानी चाहिए। अरे बिरजू, पानी खेतों को नहीं फसलों को चाहिए। मतलब ये कि सूक्ष्म सिंचाई विधि अपनाकर यदि सिंचाई की जाए तो 30 से 50% पानी की बचत की जा सकती है। सूक्ष्म सिंचाई पद्धति ये क्या है? सूक्ष्म सिंचाई पद्धति यानी टपक विधि या स्प्रिंगवेल सिस्टम। मगर देखो बिरजू, अगर मगर कुछ नहीं, किसानों के लिए सरकार के द्वारा अनुदान और बैंक ऋण की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। सच? सच, 100% सच। और खुशियों की गारंटी। इस विराम के बाद फिर से स्वागत करते हैं। एकदम और बढ़िया संदेश वाला ये रहे हमारे मन खातिर जानकारी कि कम पानी में हमारे मन खेती बाड़ी कैसे कर सकीले से बारे में। और दूसरा जानकारी अब हो जाए चाहे। हाँ, दूसरी वाली जानकारी है क्या आखिर? एकदम बहुत बढ़िया जानकारी है किसान मन। देखो हमारे मन बहुत ऐसा जे जनजाति मन है जेकर वास्ते सरकार बटले बहुत बढ़िया योजना चलाल जाते। हाँ। खास करके जे सरकार का करेला कि वो जैसन जनजाति मन से भरल पूरल जे गाँव है से के गोद ले लेवेला।
और गोद लेवल पाछे उकर बाद जनजाति मन वास्ते बढ़िया बढ़िया किस्म कर योजना चलाल जाए थे। यानी एक बच्चे को जैसे बड़ा किया जाता है उसी तरह से उन्हें गोद लेकर उनकी पूरी देख रेख एकदम सही कहा थी भौजी। तो इसने एक ठो जानकारी हमरे मन कर लो थी कि जे जनजाति बहुल क्षेत्र है एकर में कौन कौन किस्म कर उप योजना चलाल जाते सरकार बटले से कर बारे में हमरे मन के ये भरल पूरल जानकारी हमरे मन संगे हैं धनंजय कुमार जी। आओ हमरे मन देखा दी। झारखंड एक जनजातीय बहुल क्षेत्र है और इस क्षेत्र में मतलब झारखंड प्रदेश के लिए ही कहें या फिर केंद्र की ओर से वैसे राज्यों के लिए जो जहां जनजातियों की अधिक संख्या है वहां एक जनजातीय उप योजना आई है और इस बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हार पलांडू के विशेषज्ञ धनंजय जी। धनंजय जी बताइए कि यह जो उप जनजातीय उप योजना है यह है क्या? किसान भाइयों, भारत सरकार की जो योजना है और आप जैसे कि बोले कि जहाँ भी भारतवर्ष में जनजातीय लोग रह रहे हैं तो उस क्षेत्र के लिए, क्षेत्र विशेष के लिए है क्योंकि जनजातीय लोग बहुत ही पिछड़े हुए हैं। तो जनजातीय लोग को किस तरह से विकास किया जाए, तो भारत सरकार ने इस तरह का ट्राइबल सब प्लान जिसे जनजातीय उप योजना बोलते हैं शुरू किया है। उसमें राज्य सरकार के पास भी मतलब इस योजना है और उसके अलावा जो हमारा ICR है, ICR को भी ये योजना दिया गया है कि हम लोग भी जो गांव का चुनाव करके और उसमें जो जनजातीय किसान हैं उनको किस तरह से हम तकनीकी का या कुछ उस तरह का पूंजी का मदद करें जिससे कि आमदनी जो है उनका 2 गुना 3 गुना हो जाए, उनका जीवन स्तर जो है ऊंचा हो जाए। माध्यम जितने भी कृषि का माध्यम है उस सभी माध्यम को अपना करके और उनका विकास करना है। अब हम अगर जानना चाहेंगे कि यह योजना कैसे किसानों को दी जाती है, मतलब जनजातीय में ही किस तरह के किसानों का आप चयन करते हैं और उनके द्वारा मतलब उनके द्वार तक पहुंचाते हैं? किसान भाइयों, पहले तो जैसे कि हम लोग जो है पहला गांव जो हम लोग किए जामचुआ के पास एक सराई टोली गांव है, उस गांव से हम लोग योजना का शुरुआत किए थे। उसमें जैसा है कि जल संरक्षण का, ये जैसे कि कुआं का सुधार है या चेक डैम है, उस तरह का काम किए। उसके बाद मिट्टी का सुधार का काम किए क्योंकि यहाँ पर अम्लीय मिट्टी है। उसके साथ साथ नई तकनीकी जैसे कि टपक सिंचाई है, मल्चिंग है, बकरी पालन है, मुर्गी पालन है, मतलब जी तरह तरह के जो भी साधन हो सकता है, खेती से संबंधित जो भी साधन हो सकता है उस साधन को किसानों को मुहैया कराना। और जो किसान उसमें सक्षम नहीं है, अगर उनके पास कुछ पूंजी का अभाव है तो उनको बीज के रूप में या कुछ इनपुट के रूप में जो है उनको मदद करना, इस तरह का इस योजना में है। इस योजना में मतलब हम लोग जो काम करते हैं तो पहले जिस गाँव का चुनाव करते हैं उस गाँव में जो ग्राम सभा है या उनका जो कमेटी है उनको बोलते हैं कि आप बैठक करके आप देखिए कि कौन सा किसान का क्या आवश्यकता है, क्योंकि हम लोग उसको थोपते नहीं हैं। हम लोग चाहते हैं कि किसान अपना आवश्यकता को देखते हुए कि कौन सा उनको ज़रूरत है, किसी को बकरी पालन, मुर्गी पालन, किसी को कुआं सुधार है, या पूरे गांव का हम बात करें सामूहिक रूप से तो अगर कुछ चेक डैम है या तालाब है, मछली पालन है, तो किसान को इसमें चुनाव करने के लिए स्वतंत्र हैं कि आप हमारे खेती से कौन सा विधि से आप लाभ उठाना चाहते हैं। आप चाहे धान में आना चाहते हैं, सब्जी में आना चाहते हैं, फल में आना चाहते हैं, उस तरह तरह का जो भी है उनको किसान को चुनाव करना है। जो ग्राम सभा पारित करके हमारे कार्यालय को देती है तब फिर हम लोग जो है उसमें कार्य करना प्रारंभ करते हैं। और उसके साथ साथ आपको जानकारी दे दें कि जैसे कि अभी हम लोग जो हैं ये हुंडरू गाँव में है। हुंडरू गाँव जो है हमारा एडॉप्टेड विलेज है TSP में, और इस गाँव में जो है हम लोग अभी तक 7 गो कुआँ बनवाए हैं, 1 चेक डैम बना है, 4 एकड़ में जो है टपक सिंचाई का लगाया गया है, ड्रिप इरिगेशन लगाया गया है। उसके अलावा प्लास्टिक मल्चिंग है, केचुआ खाद उत्पादन है। उसके अलावा जो है इसमें यहाँ पर जो हम लोग विशेष ध्यान दे रहे हैं, जो हुंडरू में ध्यान दे रहे हैं कि धान के खेत के बाद जो है धान के बाद जो है खेत खाली रहता है, तो उसका किस तरह से प्रबंधन किया जाए जिससे कि उस नमी का जो है प्रयोग करके हम इनका उत्पादन बढ़ा सकें, इनका जीवन स्तर में सुधार ला सकें। तो ऐसे में धनंजय जी एक हमारे किसान भाइयों के जहन में एक सवाल आता है कि जिस ये योजना जो आई है इससे अगर हम जुड़ना चाहें तो कैसे जुड़ेंगे? जैसे कि ये तो मतलब अनुसंधान केंद्र को ICR को जो है एक मॉडल विलेज टाइप पे दिखाने के लिए दिया गया है, क्योंकि हमारे पास जो है सीमित फंड है, सीमित योजना है। भारत सरकार चाह रही है कि अगर अनुसंधान केंद्र गांव में इस तरह से जा कर के काम करें तो उस मॉडल को राज्य सरकार देखें, और राज्य सरकार के पास भी जनजातीय योजना का पैसा आता है और इस मॉडल को अपनावें जिससे कि अन्य गांव में भी जो भी जनजातीय लोग हैं उस गांव में इस योजना का
लाभ पहुंचाया जा सके। और आप देखेंगे कि हमारे सराय टोली गांव में जो है, जो 56 परिवार है, हम समझते हैं कि उस गांव में इस योजना से कम एक परिवार को 25,000 और ज़्यादा से ज़्यादा लाख रुपए की आमदनी जो है एक साल में प्राप्त हुआ है। तो जो किसान भाई जनजाति हैं, अगर उस गांव में जा कर के एक बार देख सकते हैं और फिर वो अपने जो है राज्य सरकार से या जिला कार्यालय से उसमें बात करके कि हमको भी जनजातीय उपयोजना का हमारे गांव में चुनाव कीजिए और जनजातीय लोग को फायदा दीजिए। अगर हमारे किसान भाई एकल जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं या फिर सामूहिक रूप से ही जुड़ना इसमें अनिवार्य है? नहीं, ये जो है जनजातीय उपयोजना जिस गांव में भी लागू होगा तो उसमें सामूहिक रूप से ही जुड़ना होगा, क्योंकि पूरे गांव का विकास लेकर के चलना है। अगर हम एक का विकास करेंगे तो पूरे गांव का विकास नहीं होगा। तो गांव में जो भी गांव का चुनाव होता है, उस गांव में जितने जनजातीय लोग हैं उन लोग किसी न किसी रूप में जब जुड़ेंगे तब जाकर के गाँव का विकास होगा और जनजातीय लोग का विकास होगा। तो ऐसे में क्या कोई संख्या वर्ग की सीमित संख्या है कि इतने जुटने चाहिए? नहीं, गांव में जैसे कि अभी हम लोग हुंडू गांव में हैं तो जितने भी जनजातीय लोग हैं उनको हम लोग जोड़ते हैं, उसमें कोई संख्या, हाँ संख्या कहाँ पर आती है कि अगर कोई उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, कुआं बना रहे हैं या ड्रिप सिंचाई कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा संख्या का, क्योंकि हमारा बजट कितना है उसमें कितना करते हैं। लेकिन जैसे खेती के लिए उनको बीज का या बुद्धि का या प्रशिक्षण का, उसके लिए कोई संख्या नहीं, पूरे गाँव के लोग जो है उस योजना से जुड़ सकते हैं। अब एक बात आती है डॉक्टर साहब की, ये जो योजना आई है इसमें राशि कितनी मिलती है? एक गांव को अगर आप एडॉप्ट करते हैं तो उस गांव के लिए कितनी राशि खत्म करने की है? ऐसा मतलब कुछ उस तरह का हम लोग का नहीं है। हमारे जैसे हमारा मुख्यालय जो है पटना में है, पूर्वी क्षेत्र के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का, और वहाँ से योजना संचालित है। क्योंकि मुख्यालय पटना में है लेकिन बिहार में जो है जनजातीय लोग की संख्या कम है, इसलिए इस योजना का हमारा मुख्यालय से झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, आसाम में, बंगाल में कुछ गांव का चुनाव किया गया है और उस तरह का लागू किया गया है। सिर्फ यह जो है अनुसंधान केंद्र को एक दिखाने के लिए, एक मॉडल विलेज टाइप का दिखाने के लिए है कि इस योजना से किसानों को कितना फ़ायदा हो रहा है, और उसको देख कर के राज्य सरकार के जो एजेंसी हैं जो जनजातीय उपयोजना से जुड़े हुए हैं उन लोग देख कर के अन्य जनजातीय गाँव को जो है चुनाव करें और उसमें उस योजना का फ़ायदा पहुँचावे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो बजट है या फंड है वह राज्य सरकार के पास रहती है। तो किसान भाई, आपने देखा कि जनजातीय युग योजना का अगर आप लाभ उठाना चाहते हैं तो हमारे विशेषज्ञ ने जो बातें बताई उस पर आप अमल करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मुहिम से जुड़ें। आप हमारे इस कार्यक्रम में आएँ और इस योजना के बारे में इतनी अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी बहुत ही फायदेमंद रहेगी आपके लिए, क्योंकि ये जो जानकारी आज हम लेकर आए थे वो कहीं ना कहीं उन जातियों के लिए है जो सही मायने में जो सरकार के बनाए हुए जो नियम है उनका सही से लाभ नहीं ले पाते मिले चाहिए। सही कहा थे रोरे भौजी। तो ये बढ़िया जानकारी हमरे मन वास्ते और हमरे मन का जनजाति वास्ते भी बहुत बढ़िया जानकारी कि कौन कौन सा योजना चलाल जाते सरकार बदले और हमरे मन कैसी कैसे फायदा ले सकते। लेकिन और भी आप फायदा ले सकते हैं, क्योंकि जाने का वक्त है और जल्दी से लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। तो रोरे मन जानकारी से लाभ उठाओ। अब हमरे मन दुयो जन के विदा दो, तब तक ले जोहार।